सरकार भाई, अगर इस गैराज के अंदर कोई गाड़ी खड़ी होती है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम उसकी वीडियो लेकर आपके पास आए हैं। हुंडई की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल हुंडई आयोनिक 5 थी और ये उसका लेटेस्ट फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ियां रिसेंटली जो हैं वो आई हैं और इससे पहले वाला जो फेसलिफ्ट से पहले वाला मॉडल था वो भी पाकिस्तान के अंदर आया था, जो कि इस चीज को हमें बता रहा है कि भाई हुंडई वाले थोड़े ज्यादा सीरियस हुए हैं व्हेन इट कम्स टू ईवीज। अब ये भी एक सीबीयू यूनिट है और इससे पहले वर्जन्स भी ऑब्वियसली सीबीयू यूनिट थे, बट मुझे लग ये रहा है कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट हुंडई शो कर रही है इन व्हीकल्स के अंदर, कुछ टाइम के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, बट हमें अभी तक कोई ऑफिशियल वर्ड उस चीज के ऊपर देखने को नहीं मिला। ये हुंडई की आयोनिक 5 है, इसके अलावा एक आयोनिक 6 के नाम से भी वेरिएंट आता है, बट दोनों गाड़ियों को अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो दोनों डिफरेंट लीग की गाड़ियां हैं। वो जरा ज्यादा सेडान टाइप की वाइब देती है, ये जरा ज्यादा क्रॉस ओवर टाइप की वाइब दे रही है। और आयोनिक सीरीज जो है ना वो हुंडई की, ये सीरीज शुरू से ही ईवी सीरीज है, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल गाड़ी थी जिसको कन्वर्ट किया गया हो। और होता है ना कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे अगर आप BMW की मिसाल लेते हैं या रोल्स रॉयस की मिसाल लेते हैं, तो ये ऐसे ब्रांड्स हैं कि वो ऑलरेडी काफी सॉलिड जो थे वो नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियां कर रहे थे और उन्हें जब ईवीज भी की हैं तो काफी चीजें उनने पेट्रोल के हिसाब से ही रखी हैं। बट ये जो प्लेटफॉर्म है ये एंटायरली ईवी प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर काफी ऐसे डिसीजंस भी हैं जो कि ईवी यूजर्स को पसंद आने वाले हैं। डिजाइन के ऊपर बात करते हैं भाई, गाड़ी सीधा ना ऐसे लगता है कि साइबर पंक से किसी ने निकाल लिया। लाइक लगता है डिजाइनर एक दिन सोया, गेम खेल रहा था, अगले दिन उसने प्रेजेंटेशन देनी थी तो साइबर पंक खेलते खेलते सोया था। यही वजह है कि आपको पूरी गाड़ी ऐसे लगता है कि किसी गेम से निकली हुई है। वो गेम्स होती है ना जो फ्यूचर के अंदर सेट होती हैं। अगर आप इसके फ्रंट साइड की भी बात करते हैं तो आपको पिक्सल डिजाइन देखने को मिलता है, जिस तरह कंप्यूटर के पिक्सल्स होते हैं वैसा डिजाइन आपको एलईडीज के अंदर भी देखने को मिल रहा है। ये साइड पर भी एक ग्रिल दी गई है जो कि मुझे थोड़ा सा ना मछली की जो गिल्स होती हैं उनकी भी वाइब दे रहा है। और ये बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक किस्म की गाड़ी है और इसकी फ्यूचरिस्टिक लुक में इसलिए भी इजाफा हो जाता है क्योंकि ये थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ी है। लाइक जो शेप है ना गाड़ी की, वो ऐसे आपको फील होता है कि पहले शेप कुछ और थी और फिर किसी ने ना हल्का सा दबाया तो वो साइडों से निकल गई है। और ये चीज़ आपको सिर्फ मतलब डिज़ाइन में फील नहीं होती, अगर आप गाड़ी को साइड से भी देखते हैं ना तो वो दबाने वाली चीज़ फील होती है कि ये क्रॉस ओवर है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी नीची है। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कुछ बड़े इंटरेस्टिंग डिसीजंस भी लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इस क्रॉस ओवर के अंदर आपको जो रिम्स देखने को मिलते हैं, ऑब्वियसली वो ईवी रिम्स हैं, तो उनके अंदर ये सेंटर वाला एरिया बंद किया गया। जिनको नहीं पता भाई, ये आपने ईवीज में देखा होगा कि उनके रिम यूजुअली ज़्यादा कटआउट के साथ नहीं होते, थोड़ा एरिया खोला गया होता है क्योंकि इससे रेंज पे फ़र्क पड़ता है। पेट्रोल गाड़ियों में तो इंजन लगा होता है तो उतना फ़र्क नहीं फील होता, बट ईवीज में ये काफ़ी हद तक रेंज पे फ़र्क डालते हैं। यही वजह है कि आपको ये ईवी का जो डिज़ाइन है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो डोर हैंडल्स दिए गए हैं, मैंने क्या कहा है भाई तुम्हें, यहाँ पर जो डोर हैंडल्स दिए गए हैं भाई वो बॉडी के साथ फ्लश हो जाते हैं जब लॉक होते हैं और वैसे ये इस तरह करके बाहर भी आ जाते हैं। गाड़ी की जो दरवाजे की फील है ना, दिस इज़ वेरी सॉलिड। लाइक आपको फील होता है कि आप एक प्रीमियम गाड़ी का दरवाज़ा जो है ना वो ओपन क्लोज कर रहे हैं। आवाज़ चेक करें, लाइक पता लगता है कि आप एक वेटेड डोर को चेक कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप मटेरियल्स की भी बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ये नीचे वाली साइड पर जो मटेरियल दिया गया है ना, ये मुझे लैपटॉप्स की याद दिला रहा है। लैपटॉप्स जो गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं ना, उनके अंदर इस तरह के डिफरेंट मटेरियल्स को यूज़ किया गया होता है। टीम मेरे से पूछ रही थी कि बिलाल भाई इसके कलर का नाम क्या बोलना है। हमें हुंडई की अपनी वेबसाइट पे 2 कलर्स मिले हैं और मेरी टीम डिसाइड नहीं कर पा रही कि ये कौन सा कलर है, क्योंकि अगर आप इसको मेरे इस एंगल से देखते हैं तो ये ग्रीन लगता है, लेकिन अगर मैं इसको इधर से आके देखता हूं तो मुझे ये ब्लू लगता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि ये इनका जो ग्रीन वाला कलर है वही है, लेकिन ये 2 टोन कलर है। जिस तरह आपने कुछ रैप्स आते हैं आजकल कि उनको डिफरेंट एंगल से देखें तो 2 रंग आते हैं ना, एग्जैक्टली वही काम करता है। अच्छा, बैक साइड की तरफ अगर आप आ जाते हैं तो गाड़ी के अंदर अगेन वही फ्यूचरिस्टिक वाइब जो है उसको कंटिन्यू किया गया है। यहाँ पर भी आपको पिक्सल एलईडी का डिज़ाइन मिलता है। अब मज़ेदार बात यह है कि ये एलईडीज हमने ऑन होते नहीं देखी, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये एक्चुअल एलईडीज नहीं है। इनके अंदर जो एलईडी वाला पार्ट है वो यही है, बट ये इसकी पूरी लुक में बहुत ज़्यादा इजाफा करती हैं। और यार ये जो डिज़ाइन है ना, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिज़ाइन इसके फ्रंट साइड पर भी किया गया है। जिस तरह कंप्यूटर में होता है ना कि आपको पिक्सल्स नज़र आ रहे होते हैं, कुछ चल रहे होते हैं, कुछ ऑफ होते हैं, ये वैसे ही लगता है जिस तरह एलईडी का डिस्प्ले भी होता है भाई। इसके अलावा यहाँ पर आपको पावर बोर्ड भी देखने को मिल जाता है। वो मुझे पहले वाला हुंडई का ज़्यादा पसंद था, वो यहाँ कहीं पे छुपा देते थे, अब ज़रा
सिंपल वाला रखा हुआ है, थोड़ा सा पीछे होऊंगा तो ये इस तरह करके ओपन हो जाता है। स्पेस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये फुटरेस्ट रखे गए हैं। दिस इज़ अ टेस्ट व्हीकल, तो इसके अंदर ये आपको थोड़ा सा गन भी ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी गई है। गाड़ी की जो बैटरीज हैं वो इसके बेड के अंदर मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि ये जो सारी स्पेस है इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और 60-40 का स्प्लिट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है सीट्स का। तो अगर आप टोटल एरिया को एज अ स्टोरेज स्पेस यूज़ करना चाहते हैं तो सीटें आगे फोल्ड डाउन होकर ये टोटल एरिया भी एज अ स्टोरेज यूज़ हो जाता है। एंड दिस इज ऑब्वियसली पावर्ड, बट इस प्राइस रेंज में आप काइंड ऑफ एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आपको पावर्ड हर चीज़ देखने को मिले। आपका जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी आपको पावर्ड देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर CCS की जो ऑप्शन है वो चार्जिंग के लिए मौजूद है। अगेन यहाँ पर भी एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके अंदर भी आपको ये LED टाइप का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि पिक्सल्स को जो है वो दिखा रहा है। यहाँ से मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, और ये पिक्सल वाली चीज़ ना आपको थ्रू आउट द कार मिलती है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाती है। अच्छा, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, थोड़ा सा इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई, अंदर वाली साइड पर जब आप दरवाजे को ओपन करते हैं तो पहली चीज़ जो कि आपको नज़र आती है वो ये है कि इसकी जो सीट है वो 10 वे एडजस्टेबल है, और उसके अलावा लंबार की सपोर्ट अलग है। तो कुछ कंपनी क्लेम्स में ये 12 वे एडजस्टेबल भी कह रहे हैं, बट इसके अंदर आपको जो मेन चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिलती है वो ये है कि सीट आगे पीछे ऊपर नीचे होने के साथ साथ आपके पास यहाँ पर फुटरेस्ट भी है, जिसको आप आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉन्ग ड्राइव्स के ऊपर, स्पेशली इस तरह की गाड़ियों में जहाँ पर हर चीज़ जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होती है, ये जो फुटरेस्ट वाली सिचुएशन है ना, या जो लेग रेस्ट वाली सिचुएशन मैं कहूँगा मोर सीरियसली, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और सीट्स काफ़ी एडजस्टेबल हैं, आप इनको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये ऊपर नीचे हो सकती है, एडजस्टमेंट की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपकी कोई भी हाइट हो, मैं कहूँगा मेरा एवरेज से थोड़ी कम हाइट है, बट अगर मेरी हाइट बहुत छोटी भी हो ना, तब भी मैं इस गाड़ी को चला सकता हूँ। और जो बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट वाले लोग हैं उनके लिए ये गाड़ी नीचे भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लाइक आप देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी एडजस्टमेंट की जो रेशो है जिसमें वो आगे पीछे हो सकती है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप दरवाजे की बात करते हैं तो दरवाज़ों में भी जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि जो इसकी फ्यूचरिस्टिक वाइब है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। ये ऐसे लगता है कि जैसे वो ग्रीन इको वाले मटेरियल्स नहीं होते, उस तरह की वाइब देता है। पिक्सल का डिज़ाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके ऑब्वियसली जो विंडोज़ के सारे ओपनिंग क्लोजिंग के बटन्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। एडजस्टमेंट मिल जाती है साइड मिरर्स के लिए। बाय द वे, साइड मिरर्स इसके हीटेड हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास 2 मेमोरी सीट्स की ऑप्शन देखने को मिल जाती हैं, और इसकी सीट जो है वो मेमोरी सीट होने के साथ साथ आपको बेसिकली जो है वो इजी एंट्री भी प्रोवाइड कर देती है, जिसका मतलब ये है कि जब आप गाड़ी से इसको पार्किंग में डालकर निकलेंगे तो ये थोड़ा पीछे हो जाती है, स्टीयरिंग थोड़ा ऊपर कर देती है ताकि आपके लिए निकलना आसान हो। और जैसे ही आप ब्रेक पे पैर रखते हैं तो ये सीट अपनी जो पोजीशन है उसके अंदर वापस भी आ जाती है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन दी गई है। इससे पहले मैंने सिर्फ हाई एंड गाड़ियों में ये चीज़ जो है वो देखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ओवरऑल इंटीरियर के मटेरियल्स की बात करते हैं तो एक मटेरियल यूज़ नहीं किया गया यहाँ पर। कहीं पर फैब्रिक है, कहीं पर आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, कहीं पर सॉफ्ट टच प्लास्टिक है। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल्स को यूज़ किया गया है। और अगेन इसकी जो वाइब है वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, अगर आप गेमिंग लैपटॉप्स की बात कर लें या उस तरह की चीज़ की बात कर लें ना, जो सॉफ्टवेयर वाले लोग होते हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, उस तरह की वाइब आपको पूरे इंटीरियर से मिलती है। बाकी भाई, अगर आप एम्बिएंट लाइटिंग की बात करते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपके आर्मरेस्ट के अंदर मौजूद है, इस साइड वाले और उस साइड वाले। और उसके अलावा आपके स्पीकर्स के अंदर भी मौजूद है, और पीछे वाली साइड पर भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। आप इसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक काफ़ी बड़ी सनरूफ भी देखने को मिल जाती है, बट दिस इज़ नॉट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और बड़ा ट्रिपी है क्योंकि नॉर्मली जब आप सनरूफ का बटन दबाते हैं ना तो पूरा पीछे चला जाता है, बट इसके केस में ये सेंटर से स्प्लिट होता है, और इसको अगर मैं ओपन करूं तो आधा हिस्सा इधर आ जाता है, आधा हिस्सा उधर चला जाता है। तो आपको बेसिकली सिर्फ रूफ ही मिलती है, ये खुलती नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा आपको जो ओपन व्यू है वो प्रोवाइड कर देती है। पाकिस्तान में भी ये यूजेबल है क्योंकि किसी हद तक जो है वो टिंटेड भी रखी गई है। बाकी भाई, सीट्स अगर आप देखते हैं तो इसका मटीरियल काफ़ी जो है वो लेदराइट टाइप का है। आई वुडंट कॉल दिस प्रॉपर लेदर, बट ये लग रहा है कि जो वीगन लेदर होता है ना, उस टाइप की फिनिश दी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये सुराख नज़र आ रहे होंगे। दोनों सीट्स, इनफैक्ट इस गाड़ी की चारों सीट्स हीटेड हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सारी गर्म हो जाती हैं। स्टीयरिंग व्हील भी इसके अंदर 2 लेवल के ऊपर हीट प्रोवाइड करता है, और दोनों अगली सीट्स जो हैं
वो वेंटिलेटेड भी हैं, यानी कि इनके अंदर एसी की हवा भी आ सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार किस्म का फीचर लगा है मुझे। एक चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप इस गाड़ी को बाहर से देखते हैं ना, तो ये कूल कार बनने की बहुत कोशिश करती है। लाइक डिज़ाइन कूलनेस वाला है, ऐसे लगता है कि कोई यंग बंदे की गाड़ी है। बट अगर आप इस गाड़ी को अंदर से देखते हैं तो दिस फील्स लाइक अ लग्जरी कार। कुछ चीज़ें इस गाड़ी की ज़रूर हैं जो कि इसको काफ़ी लग्जूरियस फील देती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको आगे की तरफ एक टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है जो कि चार्जिंग के लिए यूज़ होगी। 180 वाट की सिगरेट लाइटर पोर्ट भी दी गई है। 2 टाइप सी की पोर्ट नीचे वाली साइड पर मौजूद है। और एक चीज़ जो कि मैंने पहले से कभी नहीं देखी वो ये है कि इसकी सीट्स भी एडजस्टेबल हैं, बट अगर ड्राइवर चाहे तो वो ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड भी आगे पीछे मूव कर सकता है। तो इट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन यू कि आपने इस डैशबोर्ड को कहाँ पर रखना है। ये सेंटर कंसोल है, सॉरी, इसको कहाँ पर रखना है। यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस दी गई है, बट आपकी मेजर स्टोरेज स्पेस यहाँ पर है। इसके अलावा डैशबोर्ड में भी आपको 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। तो बुक्स के लिए अलग कंपार्टमेंट है और बाकी चीज़ों के लिए जो है वो अलग कंपार्टमेंट दिया गया है। लाइट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, और ये लाइट्स काफ़ी हद तक जो है ना वो आपको स्पॉटलाइट टाइप की फील नहीं देती। ये बड़ी सॉफ्ट किस्म की लाइट आ रही है, जिस तरह वीडियो लाइट्स होती हैं ना। तो वो चीज़ भी मुझे बड़ी पसंद आई है कि उनने जो काम कोई गाड़ी वाला नहीं सोचता, वो नॉर्मल लाइटें लगा के भेज देते हैं जो आंखों में पड़ती हैं। ये लाइटें आंखों में बिल्कुल नहीं पड़ रही, जो कि काफ़ी मज़ेदार टच है भाई। इसके अलावा आपको 12.3 इंचेस का ये इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आपका जो एक्चुअल गेज क्लस्टर है वो भी सारा आपको बेसिकली एक डिस्प्ले ही देखने को मिलता है। ये वाला एरिया जो है ये एलांट्रा के अंदर भी मिसिंग था। मैंने सुना ये है कि जो इंटरनेशनल वेरिएंट्स आते हैं हाई एंड वेरिएंट्स में, यहाँ पर भी एक स्क्रीन होती है जो कि कुछ काम करती है। बट हमारे पास पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं, ये एन लाइन जो सोनाटा की थी उसमें भी ये एरिया ऐसे ही था। तो आई डोंट नो किस वेरिएंट में ये आता है, बट पाकिस्तान में सारे वेरिएंट्स में ये इसी तरह ही आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वही जो डॉट्स वाला डिज़ाइन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ड्राइव मोड का बटन दिया गया है, और जो इसका स्टीयरिंग है उसकी हैंड फील बहुत मज़ेदार है। एंड दिस इज़ वेरी लाइट, लाइक आपको फील नहीं होता कि नीचे टायर मूव भी हो रहे हैं, जबकि ये इस टाइम गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन बहुत लाइट वेट जो स्टीयरिंग है वो दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आपकी गियर नॉब देखने को मिल जाती है। यार वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी बाहर से आपको ऐसे लगता है कि बड़ी कूल कार है, बैक से आपको लगता है कि ये एक लग्जरी कार है। और मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। बैक पर आपको 2 टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाती हैं, ऑब्वियसली ताकि आप अपनी डिवाइसेस को चार्ज कर सकें। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एयर वेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि दोनों पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बैक साइड पर भी जैसे मैंने बताया है कि आपको हीटेड सीट्स भी देखने को मिल जाती है। बट एक चीज़ जो कि इससे पहले मैंने किसी भी इस लेवल की गाड़ी में नहीं देखी वो ये है कि ये दोनों सीट्स बैक वाली आर इंडिपेंडेंटली एडजस्टेबल, जिसका मतलब ये है कि जो सेंटर वाला एरिया है ये अलग है, और जो बैक की सीट्स है ना ये आप इंडिपेंडेंटली आगे पीछे मूव कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट है जो कि यहाँ पर दी गई है। ये 2 वे एडजस्टमेंट है, और फिर आपके पास ये वाली जो एडजस्टमेंट है ये मैनुअल है। तो अगर आप लेटना चाहते हैं आप इस तरह करके लेट सकते हैं। अगर मैं इस तरफ आ जाऊँ तो भाई एक तो मैं ये सीट पीछे कर सकता हूँ, मैं इसको फर्दर जो है वो इस तरह करके भी लिटा सकता हूँ। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ तो मैं भाई इस सीट को भी जो है वो आगे मूव कर सकता हूँ। और इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो लेग रूम की फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ताकि अगर कोई बंदा वीआईपी ट्रैवल कर रहा है और आगे उसको ड्राइवर चला के लेके जा रहा है तो आपको ये बेसिकली जो है वो एक प्रॉपर वीआईपी सीट मिल जाती है। आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो एरिया बन जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्रंट ड्राइवर को अगर आपने ये लेग रेस्ट दिया था ना तो वो यहाँ पर भी होना चाहिए था। लाइक अगर आप ये पूरा काम कर रहे हैं ना तो एक छोटी सी चीज़ मिसिंग लगी है मुझे कि इसके अंदर लेग रेस्ट की कमी है। बट ये एक काफ़ी सॉलिड किस्म की जो स्पेस है वो बन जाती है। इसके अलावा भाई अब मेरे ख्याल से इसको ड्राइव पे लेके जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी के ड्राइविंग फिगर्स क्या हैं। और बाय द वे प्राइवेसी के फीचर्स भी दिए गए हैं, तो पाकिस्तान में आपको हर नाके पे नहीं रोका जाएगा। वैसे तो इसके अंदर आपको प्राइवेसी ग्लास भी मिलता है, बट उसके साथ आपको ये प्राइवेसी के लिए कर्टन्स भी मिल जाते हैं। अच्छा भाई जहाँ तक बात है इस गाड़ी की ड्राइव की, तो मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो इसका पहले वेरिएंट आया था उसमें 70 सम किलोवाट आवर की बैटरी थी। ये जो फेसलिफ्ट आया है इसके अंदर 84 किलोवाट आवर की बैटरी है, जिसका मतलब ये है कि इसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो बेहतर हैं जो कि इसका पुराना वेरिएंट था उससे। और ये तकरीबन 530 किलोमीटर की रेंज क्लेम करते हैं। कुछ केसेस में 500 भी लिखी हुई मैंने पढ़ी है, तो आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट क्लेम, लेकिन ये रेंज आपको काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देगी क्योंकि 500 के करीब का जो नंबर है वो एक काफ़ी सॉलिड रेंज बन जाती है। इसके अलावा इसका जो 0 to 100 है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। ये एक क्रॉस ओवर है बट इसका 0 to 100 आपको 4.7 सेकेंड्स देखने को मिल जाता है। 0 to 60 माइल्स वाली जो बेसिकली होती है वो इसके अंदर आपको 4.7 के अंदर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर मैं एक्सेलरेशन की
बात करूं तो यू फील अ लॉट ऑफ एक्सेलरेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक हुंडई की गाड़ी है ना, तो आपकी जनरली सोच ये आती है कि हुंडई इज़ अ गुड फैमिली कार। आपके माइंड में वो प्रीमियमनेस उतनी नहीं आती, लाइक दिस इज़ नॉट अ प्रीमियम ब्रांड उस तरह से जिस तरह से कुछ ब्रांड्स होते हैं ना कि उनकी सिर्फ प्रीमियम गाड़ियाँ आती होती हैं। बट जब आप इस गाड़ी में बैठते हैं तो आपको जो इसके अकूस्टिक्स हैं, आपको बाहर का कोई शोर नहीं आता, आपको जो इसकी हैंड फील है वो प्रॉपर प्रीमियम गाड़ियों वाली आती है। तो हुंडई ने इसको डिज़ाइन उसी हिसाब से किया है। पाकिस्तानी मार्केट में इसका जो प्राइस टैग अभी आ रहा है वो 2.5 करोड़ के करीब आ रहा है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग है और जिसकी वजह से मेरे ख्याल से आपको लोकल गाड़ियों पे ज़्यादा फोकस भी करना चाहिए, वो ये है कि जहाँ पर बाहर से आने वाली जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जिनमें आजकल टेस्लास, पोर्शास और डिफरेंट ब्रांड्स हैं, इवन ऑडी के जो ई-ट्रॉन है वो ऑफिशियली बहुत कम आती है, तो उसमें और इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर आपको बैटरी की जो वारंटी है वो 4 साल की देखने को मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी बैटरी वारंटी देखने को मिल रही है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, मैंने अभी मोड़ लिया तो मेरे माइंड में आई है। इसका जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा ना इस गाड़ी की फील ऐसे नहीं आती कि ये इतनी ज़्यादा जगह लेगी मुड़ने के लिए। बट आई एम डेली ड्राइविंग माई हमर और ये उससे काफ़ी ज़्यादा जगह लेती है किसी भी जगह पर मुड़ने में। तो इसका जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लाइक आपको काफ़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है इस गाड़ी को मोड़ने के लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो गाड़ी बहुत तेज़ भागती है और मैं इस गाड़ी को काफ़ी दिनों से चला के देख रहा हूँ। लाइक ये गाड़ी अब 3-4 दिन से तो मेरे पास ही है और मैंने जो चीज़ नोटिस की और जो मुझे शुरू में फील भी हुई इसकी ड्राइविंग में वो ये थी कि इसकी जो ब्रेक थी वो मुझे फील हुआ कि कमज़ोर है। लाइक वैसी नहीं फील हुई जिस तरह दूसरी ईवी व्हीकल्स की होती है। और मैं सोच रहा था कि क्या सिचुएशन है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसकी जो रीजन ब्रेकिंग है वो प्रॉपरली एंगेज नहीं होती। और अगर आप इसकी ये जो पैडल शिफ्टर है इनके लेवल को 4 पे ले जाते हैं तो इसकी एक आई पैडल की टेक्नोलॉजी है जो ऑन हो जाती है और उसके बाद ये प्रॉपर जो ईवी ब्रेकिंग है वो करती है और उसके बाद आपको ब्रेकिंग की जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी कमाल मिलती है। ऑब्वियसली मेरे भी यूज़र एरर था कि मुझे पता होना चाहिए था कि आई पैडल इस तरह से एक्टिवेट होता है, बट मैंने कहा जो भी बंदा इसको ख़रीदेगा, आई एम अज्यूमिंग कि हुंडई की दूसरी ईवीज़ में भी यही होगा, तो वो इस चीज़ का जान ले कि अगर आप इसके ये पैडल को यूज़ करते हैं तो आपको प्रॉपर जो मोटर की ब्रेकिंग है वो मिल जाएगी। ये वैसे भी ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है तो काफ़ी स्टेबल है एज अ कार। बाकी भाई इसके अंदर आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जितने भी क्लाइमेट रिलेटेड बटन्स हैं वो सब आपको टच देखने को मिल जाते हैं और इनके ऊपर थोड़ा सा मेरा ओपिनियन ये है कि अगर बटन ही देने थे तो टच क्यों दिए हैं। लाइक मतलब चलो या तो टच स्क्रीन होती तो मुझे समझ आती कि आप थोड़े एरिया में ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हो। जब आपने देने ही बटन्स हैं, हर चीज़ का डेडिकेटेड बटन देना है, तो उनको फिर टच किया कैपेसिटिव करने के पीछे मुझे समझ नहीं आई, स्पेशली तब जब आप ऊपर नॉर्मल बटन्स भी दे रहे थे। और मेरे ख्याल से ये जो बटन्स हैं जिनमें सर्च, ट्रैक, मीडिया, सीक, ये कम इस्तेमाल होने हैं जो कि फिजिकल बटन दे दिए गए हैं, और ये जो एसी के बटन्स हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो मेरे ख्याल से जो हैं वो टच नहीं देने चाहिए थे। इनको भी नॉर्मल बटन बना देते या तो स्क्रीन दे देते, जगह थोड़ी ले लेते। तो ये मेरा एक थोड़ा सा ग्राइप रहा है। जो स्क्रीन है इसकी इंफोटेनमेंट वाली वो मुझे बहुत सॉलिड लगी है, कहीं पर भी स्लाइड सा भी लैग फील करने में नहीं आया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसकी रीज़न ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ आती है, बट स्क्रीन की जो ओवरऑल यूजेबिलिटी है वो काफ़ी मज़ेदार है। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और स्नो, और एक माई मोड है जिसके अंदर बेसिकली आप अपनी मर्जी का कोई भी मोड बना सकते हैं। TPMS भी इस पर मिल जाता है, तो आपको टायर का प्रेशर जो है वो भी मॉनिटर आता रहता है। गाड़ी को अगर नॉर्मल मोड पे आप पिक देते हैं तब भी गाड़ी काफ़ी जिपी है, लेकिन अगर आप गाड़ी को स्पोर्ट मोड में डाल देते हैं तो उसके बाद तो गाड़ी जो है ना वो कहती है भाई मुझे अब छोड़ दो और मैं जाऊंगी। एंड दिस फील्स लाइक अ ईवी व्हीकल, ऑल्दो इसका जो लॉन्च है वो मुझे दूसरी ईवीज़ जो कि 4.7 करती हैं उनसे थोड़ा कम लगा था, बट अगर आप बात करते हैं ओवरऑल गाड़ी की पिक की तो वो गाड़ी की पिक बहुत ज़्यादा सॉलिड है। एंड जैसे मैंने बताया कि इसकी जो ब्रेकिंग है उसमें अगर आप आई पैडल को ऑन कर लेते हैं तो वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रह जाता है। अच्छा भाई, इसके अलावा अगर आप बाकी छोटे छोटे फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, वायरलेस चार्जिंग के लिए जो इसकी पोजीशनिंग है वो मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगी है। सीधा लाके फ़ोन रखो, सारे फ़ोन पूरे आ जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और जहाँ पर वायरलेस चार्जर है उसके ऊपर डबल पैडिंग की गई है तो मोबाइल फ़ोन पर स्क्रैच भी नहीं पड़ेगा। वो चीज़ भी मुझे इस गाड़ी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर मौजूद एडास के फीचर्स की, तो वो भी इस गाड़ी के अंदर सारे मौजूद हैं। गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल मौजूद है, गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी कर सकती है, बट गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग को मोड़ने वाली ऑप्शन है जिसको लेन कीप वगैरह कहते हैं
वो मुझे देखने को नहीं मिली एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो इसमें मौजूद होगी, क्योंकि इट्स एन ईवी व्हीकल और ईवीज़ के अंदर ये वाला फीचर जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ओवरऑल अगर आप गाड़ी के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर आप इस रेंज में पाकिस्तानी मार्केट में गाड़ियाँ खरीदते हैं तो आपको इससे काफ़ी बड़े बैजेस भी मिल सकते हैं। लाइक थोड़े से और पैसे डालने में आपको टेस्ला भी मिल जाएगी, मैं नए मॉडल्स की बात कर रहा हूँ। आपको थोड़े से और पैसे डालकर जो पोर्शे टाइकन है उसका भी लोअर वेरिएंट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर है कि दिस इज़ कम्पीटिंग इन अ प्राइस रेंज जहाँ पर आपको इससे काफ़ी बेहतर मॉडल्स मिल जाते हैं। बट जिस तरह फ़ोन में होता है कि आपको एक तरफ वन प्लस मिल रहा होता है और एक तरफ आपको Xiaomi मिल रहा होता है। वन प्लस शायद थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर दे, थोड़ा बेहतर नाम भी हो, लेकिन Xiaomi के केस में आपको लोकल वारंटी मिल रही होती है और आपको पता होता है कि भाई चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो उस लिहाज से ये गाड़ी जो है उन लोगों को टारगेट कर रही है जो कि एक प्रीमियम व्हीकल ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि भाई उनकी गाड़ी रिलायबल भी रहे और ओवरऑल एक ऐसा व्हीकल भी हो जिसको वो डेली ड्राइव करें और अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है तो कंपनी को जाके चाबी दें और कहें कि भाई इसको ठीक कर दे। तो उस लिहाज से ये बड़ी सॉलिड है कि आपको यहाँ पर वारंटी भी देखने को मिल रही है। वीडियो इसी नोट पे मैं एंड करना चाहूँगा कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हुंडई ने ना सिर्फ आयोनिक पाकिस्तान में लाने का फैसला किया, मुझे याद है इनका फैसलाबाद में शोरूम खुला था तब भी इनने एक आयोनिक खड़ी की हुई थी। तो मुझे खुशी है कि इनने आयोनिक लाने का फैसला किया, बट उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी ये है कि जब इसका फेसलिफ्ट आया, ये दुनिया में इस टाइम यही फेसलिफ्ट चल भी रहा है, तो ये फेसलिफ्ट पाकिस्तान में भी आ गया है। तो जो चीज़ वो कर सकते हैं कि लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आए, उस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा जा रहे हैं एंड इस चीज़ को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे बताइएगा इस गाड़ी के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। आपको ये साइबर पंक लगती है, आपको ये लग्जूरियस लगती है, या आपको ये ओवर प्राइस लगती है, या आपको ये लगता है कि बड़े अच्छे प्राइस में आई है? सब कुछ मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।